एक बड़े से ऑफिस के 7वीं मंजिल पर एक बड़े से आलीशान केबिन में व्योम हेड चेयर पर बैठा हाथ में एक पेन घुमाए जा रहा था। उसकी नजरें सामने शीशे की दीवार के बाहर थी, जहां बड़ी बड़ी आसमान छूती बिल्डिंग्स खड़ी थीं। उन्हें देखते हुए व्योम खुद से बोला, न जाने दादाजी और घर और बाकी सब कैसे होंगे। वंश जब से ऑस्ट्रेलिया आया था तब से उसकी घर पर बात सिर्फ एक बार हुई थी, वो भी दादाजी से। उसके बाद उसकी ना रियांश से कोई बात हुई। वंश से ऐसा नहीं है कि उसने कॉल नहीं मिलाया, मगर दूसरी तरफ कोई जवाब ही नहीं देता। उसने घर पर फोन लगाया तो एक नौकर ने फोन उठाया। उसने व्योम को बताया कि रियांश सर और वंश सर किसी फंक्शन में गए हैं और दादाजी भी जल्दी में कहीं बाहर निकल गए। मतलब किसी की भी बात नहीं हुई उनसे। व्योम ने फोन रख दिया। व्योम अपने ख्यालों में खोया था कि तभी वही डेस्क पर रखा टेलीफोन बजा। व्योम ने फोन उठाया तो एक सेक्रेटरी ने बताया कि उसे मिलने कोई शाह वहां आए हैं। शाह का नाम सुनते ही व्योम के चेहरे की सारी परेशानी काफी दूर भाग गई और उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक वापस लौट आई। वो टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। शाह कोई और नहीं थे, वो अजित के बिजनेस पार्टनर थे, जिनका आधे से ज्यादा शेयर था अजित के बिजनेस में। अजित पर काफी एहसान किया है उन्होंने। सब यही कहते हैं कि अगर वो नहीं होते तो अजित नहीं होता। मिस्टर शाह के बारे में जानकर व्योम को पहले तो काफी हैरानी हुई, मगर बाद में उसी हैरानी की जगह एक नई योजना ने ले ली। व्योम ने मिस्टर शाह को ही अपने ऑफिस बुला लिया, ये कहकर कि वो उनके साथ 1 करोड़ की डील करना चाहता है। वह अच्छे से जानता था कि मिस्टर शाह अगर एक बार उसके बिछाए जाल में फंस गए तो सब कुछ आगे वह अपने आप ही कर लेगा, और मिस्टर शाह को फंसाने के लिए उसने इस डील का रास्ता चुना। व्योम ने सुना था कि जहां पैसा और फायदा होता है, शाह वही आंखें गड़ाए होते हैं। इस वजह से उसने भी व्योम से मिलने को हाँ कह दी। केबिन में पहुंचते ही किसी ने डोर नॉक किया, दरवाजे पर दस्तक। उस समय व्योम सीधे बैठता हुआ उसी ओर देख बोला, आओ। तभी उसके एक असिस्टेंट ने दरवाजा खोला और व्योम को देख कहा, सर, मिस्टर शाह आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर व्योम ने सिर हिलाया और कहा, उन्हें अंदर भेजो। वहीं दूसरी तरफ रियांश के वार्ड में अलग ही उथल मची हुई थी। नर्स और डॉक्टर्स खड़े पास में ही रखी बड़ी बड़ी मशीनों को देख रहे थे। जैसे जैसे उन मशीनों की आवाज बढ़ती वैसे वैसे उनकी घबराहट बढ़ती। उसके चेहरे पर डर दिखने लगा, माथा पसीने से भीग चुका था। गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अचानक वहीं खड़े एक डॉक्टर धीमी आवाज में बोले, अगर यही हालत रही तो सर को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तभी पीछे खड़ी एक नर्स बोली, सर, अब हम क्या करें? देखिए, अगर इन्हें कुछ हुआ तो हमारी भी जान ली जा सकती है। उसकी बात सुनते ही सबका चेहरा सफेद सा पड़ गया। अब एक डॉक्टर बोले, अब कोई चारा नहीं है, हमें इन्हें सोच देना होगा। ये सुनते ही सबने सिर हिला दिया। वही रूहानिका अपनी धड़कनें संभाले आगे बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर हल्का डर भी था कि अगर रियांश उसे सामने से मिला तो वह उसे कैसे फेस करेगी। अगर वह उससे अभी उस दिन की बात के लिए नाराज रही तो क्या होगा। ये सोचते हुए उसका मन हल्का उदास भी हो जाता। कुछ देर बाद वह एक वार्ड के बाहर पहुंची, मगर वहां आसपास कोई नहीं था। उसे बस कुछ ही दूरी पर 2 गार्ड्स दिखे, मगर वहां न वंश था, न दादाजी और न ही कोई और। रूहानिका मन में बोली, ये सब कहाँ चले गए? उसने इतना ही कहा कि तभी वार्ड से डॉक्टर निकले। उनका चेहरा पसीने से भीगा था, आंखें कंप रही थी। वही रूहानिका की नजर जब उन पर गई तो वह उनके पास आए और उन्हें देख बोली, हेलो डॉक्टर, वो अब मिस्टर मल्होत्रा कैसे हैं? उनकी हालत अब ठीक है। उसने इतना ही कहा कि उनके पीछे एक नर्स भी निकली। आंखों में घबराहट लिए वह रूहानिका को देखने लगी। रूहानिका को देखते ही नर्स ने सिर्फ झुकी हुई कहा, मैम, वो सर की हालत। बस इतना ही कहते हुए उसकी आवाज उसके गले में अटकने लगी। वहीं उसका चेहरा और कंपती निगाहें देखकर रूहानिका को अंदेशा हो गया था कि कुछ बुरा हुआ है, मगर वह उसे मना नहीं करना चाहती थी। रूहानिका फिर बोली, देखिए, साफ साफ कहिए, क्या बात है, क्या हुआ है? वो ठीक है, नर्स डरते हुए बोली, उनकी सांसें धीमी है। वह फिर लड़खड़ाते हुए खुद को संभालते हुए बोली, मतलब हमने अपनी पूरी कोशिश की है, मगर लगता है सर ही ठीक नहीं होना चाहते। उसका सिर्फ झुका हुआ चेहरा देखकर रूहानिका का हैरानी से बाहर का चेहरा देखकर नर्स ने नजरें नीचे की और बोली, जब तक वे नहीं चाहेंगे तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते, और यही हालत रही तो उन्हें बचाना मुश्किल होगा। ये कहते हुए नर्स चुप हो गई। वहीं रिया हॉस्पिटल में घूमते घूमते हुए नीचे वहां हॉस्पिटल के कैंटीन एरिया में आई। उसने सोचा कि पहले ही दादी माँ के लिए कुछ खाना और कुछ फ्रूट ऑर्डर कर देती हूँ ताकि कुछ ही देर में वहाँ का स्टाफ उन्हें उनके कमरे में पहुँचा दे।
उसने अलग से अपने लिए और अपने चाचा जी के लिए भी खाना ऑर्डर करवा दिया। सब कुछ कर वो वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगी। आसमान खुला था तो रिया के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना थोड़ी ठंडी हवा ले ली जाए। वह मुस्कुराते हुए वहाँ से सीधे ऊपर छत की ओर बढ़ी। वहीं छत पर वंश अतीत की यादों में खोया था। फ्लैशबैक। आराधना जी मुंह बनाकर कुछ कहती उससे पहले पीछे से एक रोबदार आवाज सभी के कानों में पड़ी, यारे क्यों परेशान कर रहे हो सुबह सुबह बड़ी बहू को। आपके लाडले पोते भी कुछ काम नहीं करते समझे। वह आवाज सुनते ही सबकी नजरें सामने मंदिर से आती हुई एक औरत पर पड़ी। नीली रंग की हल्की मगर खूबसूरत सी साड़ी, खुले बाल, हाथों में पूजा की थाली लिए वह औरत उन्हीं सब की तरफ बढ़ते हुए बोली। उनकी बात सुनते ही छोटा वंश मुंह बनाकर बोला, अले सुगंधा ऐसे क्यों कह रही हो, बच्चे हैं, वैसे आज काफी खूबसूरत लग रही हो। वंश की बात सुनते ही सबके सब सिर झुकाए हंसने लगे, साथ साथ आराधना जी भी, क्योंकि वंश किसी की नकल कर रहा था और सब अच्छे से समझ रहे थे कि ये सुगंधा जी हैं, यानी उन तीनों की दादी माँ। वंश के पास आकर उसके कान खींचने को हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, अच्छा रुक बताती हूँ अभी। ये सुनते ही वंश वहाँ से भाग गया और भागकर अपने दादाजी के पीछे छुप गया। वही छोटा रियांश भी दादी माँ को देख उसके पास आकर उनसे लिपट कर बोला, दादी आप चिंता न करो, मैं हूँ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। रियांश की मीठी मीठी बातें सुनकर सुगंधा जी के चेहरे पर भी मुस्कान खिल उठी। वो रियांश को अपनी गोद में उठाकर उसके फूले फूले गालों को चूम कर बोली, मेरा बच्चा कितना प्यारा है, हमेशा सच कहता है, बिल्कुल अपनी दादी की तरह। उनकी बात सुनते ही छोटे व्योम का मुंह भी बन गया, कहे मैं प्यार नहीं करता आपसे, मुझे किसी को नहीं दोगे आप दादी। उसकी मासूमियत भरी बात सुन दादी अब झुकी और व्योम को भी उठाकर उसके गालों को चूम कर बोली, अरे ऐसे कैसे, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अच्छे से जानती हूँ मैं। उन्हें ऐसे देख दादाजी के पैरों के पीछे खड़े वंश का मुंह बन गया। वह दादाजी की गोद में चढ़ कर बोला, कोई नहीं दादू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर दादाजी जो पहले सुगंधा जी और बच्चों को देख रहे थे वे मुंह बने बोले, अच्छा बड़ा प्यार करता है, तभी कल अपनी दादी से मेरी शिकायत की थी ना। ये सुनकर वंश की आंखें बड़ी हो गई, मगर वह खुद को संभालते हुए अपने माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, कल मगर कल। दादाजी उसे घूर कर बोले, अब याद नहीं आएगा, तुम्हें उन्होंने इतना ही कहा था। तभी वंश आराधना जी को देख बोला, मम्मा स्कूल के लिए आज पक्का लौट जाएंगे, आज तो टीचर जोर से डांटेगी। उसकी बात सुनकर दादाजी बस सिर्फ हाँ में सिर हिलाते हुए रह गए। वही आराधना जी वंश की बात सुन हैरानी में बोली, सही कह रहे हो तुम बेटा, ये पता नहीं तुम्हारे पापा कहाँ रह गए, क्या होगा आगे, क्या रियांश ठीक हो पाएगा। वही रिया भी बढ़ रही है वंश की ओर अनजाने में ही सही, मगर क्या उन दोनों के बीच आएगी नजदीकियाँ। आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है, लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया। पढ़ने के लिए अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।